रेवरेंड इंसैनिटी और गू डाओइस्ट मास्टर। द स्टोरी ऑफ फैंग युआन अर्थात पागल संत। अध्याय 1106 से 1110। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। रेवरेंड इंसैनिटी अध्याय 1106 ए जनजाति की विशाल लड़ाई 2-3। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1106 हे जनजाति की विशाल लड़ाई 2/3। किंग जुआनजी में केवल 6 खेती के स्तर की रैंक हो सकती है, लेकिन वह पहले से ही एक स्वर्गीय क्लेश से गुजर चुका था। फिर भी वह कोई प्रतिरोध नहीं कर सका और नियान एरपिंगजी द्वारा तुरंत मार दिया गया। एक बार में धर्मीपद गुण अमर के भाव जो लड़ नहीं रहे थे, वे बदल गए। किंग जुआनजी का सिर फर्श पर गिर गया, उसके शरीर से अलग हो गया। हेडलेस लाश खून से बाहर निकल रही थी क्योंकि यह लगातार चिकोटी थी। किंग जुआनजी की मृत्यु हो गई थी, उसकी आंखें खुली हुई थी। नियान एरपिंगजी की तलवार की रोशनी आगे की शूटिंग जारी रही, आभा के साथ चलती रही। अगले एक मृत आप हैं, नियान एरपिंगजी ने हल्के से कहा। उनकी स्पष्ट आवाज आकाश में गूंज गई। दूसरा अशुभ व्यक्ति भी एक राक्षसी पद गुली अमर था, लेकिन नियान एरपिंगजी ने पहले ही खुद को प्रकट कर दिया था। इस तरह की गड़बड़ी छिपी नहीं जा सकती थी। इस प्रकार राक्षसी पद गु अमर ने किंग जुआनजी की तुलना में बेहतर किया। वह कुछ समय के लिए पीछे हटने में कामयाब रहा, इससे पहले कि नियान एरपिंगजी ने उसे पकड़ लिया और उसे एक हड़ताल में मार दिया। धर्मी पद जीयू अमर के भाव फिर से बदल गए। लियू जनजाति लियू जुआन शेन से एक गुली अमर आकाश की ओर मुस्कुराया। नीन इरफू, ये व्यक्ति आपके नियान एर जनजाति से नवीनतम पीढ़ी तलवार का बच्चा है। बाम, कोहरे और धुआं फट गए। एक आवाज थी जो भीतर से आई थी। यह एक रैंक 7 जीयू अमर था, लेकिन अपनी उपस्थिति से वह बहुत छोटा था, 5 या 6 साल के लड़के से मिलता जुलता था। फैट बॉय ने चकित कर दिया। उसने चुपके से देखा, एक परिपक्व स्वर में जवाब दिया, वास्तव में इस बालक ने तलवार संत सच्चे विरासत को प्राप्त किया और 10 साल के लिए मेरी पहली सर्वोच्च बुजुर्ग द्वारा जनजाति में रखा गया था। इसलिए जब वह पहली बार बाहर आया तो वह इस उन्मादी डिग्री के लिए उत्साहित है। लियू जुआन शेन और दूसरों के भाव हल्के ढंग से बदल गए। वे एक दूसरे को प्रेषित करते हैं। तलवार सेंट नियान एर, हम अभी भी इस पर चर्चा कर रहे थे। ये व्यक्ति नियान एर जनजाति के एक रैंक 8 गुली अमर था। वह इतिहास में हेई प्रशंसक की तरह था, जिससे नियान एर जनजाति उत्तरी मैदानों में धर्मी मार्ग में सबसे आगे बनने के लिए अग्रणी थी। तलवार संत नियान एर एक विलक्षण थे। उन्होंने एक बार प्रकाश पथ की खेती की थी, लेकिन सफलतापूर्वक तलवार के रास्ते पर बदल गए। मरने के बाद उन्होंने तलवार सेंट ट्रू इनहेरिटेंस को पीछे छोड़ दिया। यह एक अत्यंत कठिन और घातक परीक्षण है। इसके लिए वास्तविक उत्तराधिकारी होना दुर्लभ है। ये कहा जाता है कि यह तलवार सेंट ट्रू इनहेरिटेंस 3 भागों में विभाजित है। पहले दौर के बाद और तलवार सेंट ट्रू इनहेरिटेंस के पहले भाग को प्राप्त करते हुए एक को तलवार बच्चे के रूप में जाना जाएगा। ये सोचने के लिए कि 300 वर्षों के बाद एक नया तलवार बच्चा सच्चा उत्तराधिकारी नियान एर जनजाति में दिखाई दिया। धर्मी पथ में युद्ध में वृद्धि हुई। यदि इस व्यक्ति को भविष्य में विकास जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो वह निश्चित रूप से उत्तरी मैदानों के धर्मी मार्ग के बीच एक सक्रिय व्यक्ति होगा। यदि वह प्रगति कर सकता है और रैंक 7 बन सकता है, अगर वह दूसरा दौर पास करता है और सच्ची विरासत के दूसरे भाग को विरासत में मिलता है, तो वह तलवार बास्टर ट्रू इनहेरिटर बन जाएगा। पूरे उत्तरी मैदानों में कोई भी उस पर नीचे देखने की हिम्मत नहीं करेगा। वास्तव में सिर्फ 6 खेती के साथ तलवार का बच्चा पहले से ही एक बल था, जिसके साथ फिर से विचार किया गया था। कुछ ही समय में उसने एक बार फिर एक और राक्षसी पद गुण अमर को मार दिया था। नियान एरपिंगजी ने उत्साह के साथ गर्जना की। वह बेहद आश्वस्त था। वह जल्दी से चला गया। अपनी तलवार के साथ एक होने के नाते केवल तलवार की रोशनी को चारों ओर डाट करते हुए देखा जा सकता था। उसका शरीर एक धब्बा था। तलवार की रोशनी ने दिशाओं को बदल दिया। निकटतम राक्षसी
पद गुड़अमर की ओर। तलवार की रोशनी ने राक्षसी पद गुली के शरीर में प्रवेश किया, लेकिन उन्होंने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। जूनियर, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ कमजोरियों को मार दिया, आपने मुझे इस ब्रेजेनली को चुनौती देने का साहस प्राप्त किया। ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर ने कहा कि यह बैंगनी धुआं उसके भयानक चोटों से बढ़ गया। बैंगनी धुआं भंग हो गया, उसके शरीर को ठीक कर दिया। लेकिन नियान एरपिंगजी की तलवार की रोशनी बिखर गई, जिससे उनकी वास्तविक उपस्थिति का पता चला। नियान एरपिंगजी की उपस्थिति को आखिरकार देखा जा सकता था। उसके पास तेज भौं और साफ आंखें थीं। वह एक सुंदर युवा बालक था। ब्लेक, उसने अचानक अपने मुंह को अपने हाथ से ढक दिया, लेकिन वह बैंगनी जहरीले खून को अपने मुंह और नाक से बहने से नहीं रोक सकता था। मुझे फिर से लड़ो। नियान एरपिंगजी था भारी घायल हो गया, लेकिन उसकी आंखें उत्साह की लपटों से जल रही थीं। तब मैं यहाँ खजाने की तलाश करने से पहले आपको मार दूंगा। ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर मुस्कुराया। हे युवा, इन दिनों वे वास्तव में निडर और अज्ञानी हैं। नियान एरफू ने अपनी टकटकी को वापस लेने से पहले एक नजर डाली। इसके बाद उसका आंकड़ा हवा में गायब हो गया, अगले क्षण में किंग जुवानजी की लाश के साथ दिखाई देने से पहले। नियान एरफू ने किंग जुवानजी की लाश में लहराते हुए अपनी मोटी छोटी सी बांह को फैलाया। तुरंत किंग जुवान जेड के शरीर और सिर को एक निराकार बल द्वारा आयोजित किया गया था, जो नियान एरफू के अमर एपर्चर में उड़ रहा था। युवा इतने ऊर्जावान हैं, वे अपनी लूट भी नहीं चाहते हैं। यह एक गुण अमर की लाश है, भले ही उसका अमर गुण प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसके सभी दावन कभी भी यहाँ है। हे नीन एरफू ने अपना सिर हिला दिया। भले ही वह एक रैंक 7 गू इमोर्टल सीनियर था, लेकिन वह एक लालची व्यक्ति था। तब भी जब नियान एरपिंगजी और ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर लड़ रहे थे, एक कठिन लड़ाई में उलझे हुए थे, उसने मदद नहीं की, बल्कि वह गू इमोर्टल कॉप ले रहा था जिसे नियान एरपिंगजी ने पीछे छोड़ दिया था। मरो मरो, यह मेरा है, किसी को भी इसे मुझसे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं मिंग जी यहाँ हूँ, जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। ... ये दृश्य अधिक अराजक हो रहा था, क्योंकि नियान एरपिंगजी पर हमला करने के बाद अन्य धर्मी पद जीईएम अमर ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। आयरन ईगल धन्य भूमि में प्रवेश किया। इस तरह सभी प्रकार के संघर्ष बढ़े, सभी प्रकार के संसाधनों पर लड़ाई हुई। ईगल्स के रोने को लगातार सुना जा सकता था। एक उजाड़ जानवर मोर ने अपना सिर उठाया, जिससे उसकी आंखों में इच्छा की गहरी मानवीय भावना दिखाई दे रही थी। ये स्वाभाविक रूप से मोर फ्लाइंग अमर वह रुओ था। इतने सारे आयरन क्राउन ईगल्स। हे जनजाति की आयरन ईगल धन्य भूमि वास्तव में अपने नाम पर रहती है। उन्होंने कहा, अगर मैं इन सभी उजाड़ जानवरों को गुलाम बना सकता हूँ। आयरन ईगल धन्य भूमि में जमीन पर कम जगह थी और आकाश में बहुत कुछ था। जमीन पर संसाधन आकाश में लोगों की तुलना में बहुत कम मूल्यवान थे। हे जनजाति के गू अमर ने खुद को नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने अपने सभी लोहे के मुकुट ईगल्स को जुटाया था, जो आकाश को सील कर रहा था। बड़ी संख्या में उजाड़ जानवर आयरन क्राउन ईगल्स ने आकाश में उड़ान भरी। जो कोई भी अत्याचार करता था, उसके द्वारा गहनता से हमला किया गया था। इस वजह से अधिकांश राक्षसी पद जीयू अमर ने जमीन पर कार्रवाई करने के लिए चुना। वे पहले जमीन पर संसाधनों को प्राप्त करना चाहते थे। उपलब्ध चीज अनुपलब्ध चीजों से अधिक मूल्यवान है। वह रुओ करने के लिए आयरन क्राउन ईगल्स ने अपार आकर्षण रखा, क्योंकि उसकी खेती की योजना में उसका अगला परिवर्तन आयरन क्राउन ईगल परिवर्तन था। उजाड़ जानवर मोर आकाश में उड़ गया। ये तेज था। एक पल में उन्होंने रुओ ने कई लोहे के मुकुट ईगल्स का ध्यान आकर्षित किया। वह रुओ आंतरिक रूप से सतर्क था। वह जल्दी से आयरन क्राउन ईगल्स से पीछे हट गई, जिसे उसने लालच दिया। वह अकेली थी। वह इतने उजाड़ जानवर आयरन क्राउन ईगल्स से नहीं लड़ सकती थी। उसने एक को लुभाने और इसे अकेले से लड़ने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसे पकड़ लिया। ... यह आत्मीयता लकड़ी है। मुरोग किंग सी में उतरा। तालाब में उगने वाले जड़हीन पेड़ को देखते हुए उसकी आंखें चमकीली चमकती थीं।
फेरी मुरोग, आप बहुत ही अवधारणात्मक हैं, वह ये है। एक अकेला कल्टीवेटर गु अमर ने जवाब दिया। उन्हें यू लियांग नामित किया गया था, जिसे क्लाउड जेंटलमैन के रूप में जाना जाता था। वह मुरोग किंगसी से पहले पहुंचे थे। वह यहाँ आत्मीयता की लकड़ी को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। मुरोग किंगसी ने देखा कि क्लाउड जेंटलमैन यू लियांग कार्रवाई कर रही थी। उसने उसे बाधित नहीं किया, वह केवल चुपचाप देखती थी। वह धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी जब तक कि यू लियांग सभी आत्मीयता की लकड़ी रखने में सफल नहीं हुई। मुझे परी प्रतीक्षा करने में शर्म आ रही है, क्लाउड जेंटलमैन यू लियांग ने एक विनम्र और गर्म रवैये के साथ कहा। मुरोग किंगसी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताने के लिए यह आत्मीयता की लकड़ी केवल 6 अमर सामग्री है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम स्पार कर सकते हैं। और क्लाउड जेंटलमैन मुस्कुराया। इससे पहले कि मुरोग किंगसी ने अपने शब्दों को समाप्त कर लिया, उन्होंने कहा, आत्मीयता की लकड़ी बहुत नाजुक है, संग्रह प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। परी, यदि आपके धैर्य के लिए नहीं, तो मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? हम स्पार कर सकते हैं। अगर आप जीतते हैं, तो मैं सभी को पूरी तरह से लकड़ी सौंप दूंगा। मुरोग किंगसी ने अपना सिर हिलाया। हर चीज की जरूरत नहीं है, मुझे केवल आधे की जरूरत है। परी, कृपया। सज्जन, कृपया। दोनों ने अपनी वास्तविक ताकत का उपयोग किए बिना लड़ाई लड़ी। एक विजेता का फैसला नहीं किया गया था। बादल सज्जन यू लियांग ने मुरोग किंग को आत्मीयता की लकड़ी का आधा हिस्सा दियासी, दोनों ने संतुष्टि के साथ छोड़ दिया। धर्मी पथ के विशाल बहुमत ने खुद को बहुत अधिक संयम और राजनीति के साथ संचालित किया। नियान एयर ट्राइब के नियान एयर पिंगजी और नियान एयरफो धर्मी मार्ग के बीच अपवाद थे। भले ही धर्मी मार्ग उत्तरी मैदानों की गुली अमर दुनिया में पनप रहा था, लेकिन राक्षसी पथ और अकेला अमरता को दबाते हुए धर्मी पथ गुअमुरन जो अभी आए थे, वे अब राक्षसी पथ और अकेला अमर की संख्या से मेल नहीं खा सकते थे। इसका कारण ये था, बाकी हुआंग जिन जनजातियों के बाकी हिस्सों के पास अपने स्वयं के क्षेत्र और संसाधन थे। भले ही धर्मी पथ में कई गुणअमर थे, लेकिन उन्हें अलग अलग स्थानों की रखवाली करनी थी। केवल इन लोगों को अंत में बाहर भेजा जा सकता था। इसके विपरीत राक्षसी पथ और अकेला काश्तकारों को ऐसी समस्याएं नहीं थी। एक और कारण था, सुपर बलों के पास बड़ी संपत्ति थी, उनके अधीन नश्वर बल थे। वे लोन राक्षसी अमर और अकेला अमर के प्रति काफी सहिष्णु थे। जब तक उनके लाभों को छुआ नहीं गया, तब तक वे इसे नहीं लड़ेंगे। जीयू अमर को मारना आसान नहीं था। अगर एक शिकायत स्थापित की गई, तो वे अपने क्षेत्रों पर हमला करेंगे और हमला करेंगे। ये सुपर बलों के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। जैसा कि कहा जाता है, वह जो नीचे है उसे गिरने से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अनफिटेड विद्वान और पाई शुई हान ने एक विजेता का फैसला किया था। पाई शुई हान के पास एक नया अमर हत्यारा कदम था, लेकिन वह अनफिटेड स्कॉलर के ट्रेडमार्क किलर मूव 1000 विघटन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। पाई शुई हान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे छोड़ दिया। ये सिर्फ कुछ सरल संसाधनों के लिए बाहर जाने के लायक नहीं था। भले ही राक्षसी पथ गुण अमर स्वतंत्र थे, वे अक्सर अकेले काम करते थे। जब आपदा और क्लेश उतरते थे, तो उन्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता था। वे अपने जनजातियों में जीयू अमर के साथ धर्मी पथ बलों की तरह नहीं थे, और इससे मदद लेने के लिए। इस प्रकार राक्षसी पथ जीयू अमर और अकेला अमर उनके आपदाओं और क्लेशों से बहुत सावधान थे। उन्होंने अक्सर लड़ाई की लागत की गणना की। संसाधनों पर लड़ना ठीक था, लेकिन अगर अमर सार खर्च बहुत अधिक था, तो वे एक हार के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। आयरन ईगल के आकाश में धन्य भूमि में अमर गुहा हाउस गोल्डन डॉन हॉल अभी भी मूल स्थान पर तैर रहा था, चमकदार गोल्डन लाइट के साथ चमक रहा था। गोंग जनजाति और बायजू जनजाति के गे अमर ने अभिनय नहीं किया था, वे हॉल के अंदर बात कर रहे थे। गोंग जनजाति के गोंगेर पहले से ही चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति पर कुछ भी नहीं दिखाया। लापरवाही से उल्लेख करते हुए, हर कोई आयरन ईगल पर लड़ रहा है। धन्य भूमि के संसाधनों को जमीन पर मुश्किल से कुछ भी बचा है। क्या आपकी जनजाति अभी तक नहीं जा रही है?
बाइजू ट्राइब के गू के अमर ने एक दूसरे को देखा, अपने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, आयरन ईगल धन्य भूमि के अंदर कीमती संसाधन आकाश में है। हे जनजाति के गू अमर अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, लड़ाई अभी मध्य मंच में है। गोंगेर चकित और आश्चर्यचकित था। भले ही यह बाइजू जनजाति अब स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू द्वारा संरक्षित धर्मी मार्ग में थी, लेकिन इसकी नींव हुआंग जिन जनजातियों की तुलना नहीं कर सकती थी। इस समय बाइजू जनजाति के जीयू अमर शांत और रचना कर रहे थे, जिसमें कोई चिंता या जल्दबाजी नहीं थी। ये वास्तव में भ्रामक था। रिवरेंड इंसानिटी अध्याय 1107 हे जनजाति की विशाल लड़ाई 3-3। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1107 हे जनजाति की विशाल लड़ाई 3/3। चौथा, मोर फ्लाइंग अमर वह रुओ ने एक और लोहे के मुकुट ईगल को नीचे ले लिया। वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। उजाड़ जानवर आम नहीं थे। उत्तरी मैदानों के 10 महान भयंकर क्षेत्रों में उजाड़ जानवर समूहों में रहते थे। कुछ जीयू अमर ने उनमें उद्यम करने की हिम्मत की, और वाइल्ड आयरन क्राउन ईगल्स और हे जनजाति के पोषित लोगों के पास अलग अलग लड़ाई की ताकत थी। और क्योंकि मोर फ्लाइंग इमोर्टल में अच्छी लड़ाई की रणनीति थी, उसने बहुत लाभ कमाया, जिसमें 4 आयरन क्राउन ईगल्स को कैप्चर किया गया। हे जनजाति आयरन क्राउन ईगल्स को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि उन्होंने यहाँ इतने सारे आयरन क्राउन ईगल्स को उठाने का प्रबंधन कैसे किया। उसने आकाश की ओर देखा जैसे उसने बर्बाद कर दिया। आकाश में अभी भी बड़ी संख्या में लोहे के मुकुट ईगल्स उड़ रहे थे। वे एक बहुत बड़ा समूह थे। उन्होंने 4 कैप्चर करने वाले रुओ समूह के लिए कुछ भी नहीं किया था। अजीब, हे जनजाति के गू अमर शुरुआत के बाद से दिखाई नहीं दिए थे। यहाँ तक कि जब मैंने 4 आयरन क्राउन ईगल्स पर कब्जा कर लिया था, तब भी वे देखभाल नहीं करने जा रहे हैं। वह रुओ सावधान था, वह थी जीत पर खुशी से अभिभूत नहीं। अचानक एक तेज आवाज थी। हवा और बिजली में एक आकृति ईगल समूह की ओर बढ़ गई। वह रुओ के शिष्य सिकुड़ गया। उसने इस व्यक्ति को पहचान लिया। ये नू इर्गू। हे, वे परेशानी में हैं। नू इर जनजाति हुआंग जिन ब्लडलाइन का हिस्सा और एक सुपर बल से आया था। न्यू अगू के पास एक छोटा सा सिर और बड़ा पेट था। उसका शरीर असंतुष्ट था। उसके नेत्रगोलक बाहर निकल रहे थे, जबकि उसके अंग टहनिया के रूप में सूख रहे थे। उसके चेहरे पर गुलाबीपन के किसी भी संकेत के बिना एक बीमार व्यक्ति जैसा दिखता था, लेकिन लगता है कि वह धोखा दे रहा था। वह रैंक 7 जीयू अमर के बीच एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था। वह शैतानी पथ में इन्फिटेड विद्वान और पाई शुई हान के समान स्तर पर था। नू इर्गू के चार्ज ने आयरन क्राउन ईगल ग्रुप को नाराज कर दिया। एक बार 50 से अधिक आयरन क्राउन ईगल्स ने उसकी ओर आरोप लगाया। न्यू अगू हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ध्यान आकर्षित करेगा। ईगल ग्रुप ने हमला किया, भारी छाया डाले और न्यू इर्गू की दृष्टि को डुबो दिया। संकट के क्षण में न्यू अगू ने अपने हस्ताक्षर अमर हत्यारे चाल का उपयोग किया। उसका शरीर तेजी से फुलाया, मूल के 6 बार विस्तारित हो गया, जिससे न्यू इर्गू एक अत्यधिक गर्भवती महिला की तरह दिखता है। न्यू अगू ने अपने पेट को थपथपाते हुए अपना हाथ बाहर निकाला। बूम! विशाल ध्वनि तरंगों के साथ एक तेज आवाज के कारण ईगल समूह के आंदोलन को रोक दिया गया। बूम बूम बूम! 3 विशाल ध्वनियां बनाई गईं। ध्वनि तरंगे एक के बाद एक फैल गईं। ईगल समूह की गति बाधित हो गई। उनका गठन गड़बड़ और अव्यवस्थित हो गया। नू इर्गू बढ़ गया, क्योंकि आसपास के लोहे के मुकुट ईगल्स ने तुरंत चक्कर महसूस किया। इसके बाद वह इन ईगल्स के बीच अंतराल से तेजी से उड़ गया, उनके घेरने से बाहर निकल गया। ईगल समूह ने अपने मूल स्थान पर लौटने से पहले थोड़ी देर के लिए पीछा किया। नू इर्गू ने पहले से ही जमीन पर उतरा था। वह पसीना आ रहा था क्योंकि वह आकाश को देखता था। उसका पेट पहले से ही सिकुड़ गया था, लेकिन उसे अभी भी कुछ डर महसूस हुआ था। एक तरफ एक आवाज सुनी जा सकती है, नू इर्गू, आप इतने दयनीय क्यों हैं? नू इर्गू ने देखा। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति 8 फीट लंबा था। उसके पास चमकीले लाल पुतली और गहरे नीले रंग की त्वचा थी।
जिसमें बैंगनी बाल और तेज नुकीले थे। न्यू अगू ने ठंड से सूंघा, पर्याप्त व्यंग्य, गुवान चाओ। यदि आपके पास हिम्मत है तो मेरे जैसे चार्ज करें। गुवान चाओ ने छींटाकशी की, 2 मुट्ठी 4 हथेलियों को प्रतिद्वंद्वी नहीं कर सकती, मैं आपके रूप में बेवकूफ नहीं हूँ। आप। न्यू एरगुल गुस्से में था, वह गुवान चाओ को घूरता रहा, उसकी आंखों में आग लग गई। गुवान चाओ ठंड से हंसते हुए, उसे निडर होकर घूरते हुए। न्यू अगू एक प्रसिद्ध धर्मी पथ रैंक 7 विशेषज्ञ था, जो ध्वनि पथ की खेती करता था। गुवान चाओ उनसे कमजोर नहीं थे, उन्होंने परिवर्तन पथ की खेती की। दोनों गुवान जनजाति और नुएर जनजाति से क्रमशः गुअमर थे, उनके पास एक समान रूप से मजबूत पृष्ठभूमि थी। जैसा कि एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ से उम्मीद थी, भले ही वह परेशान दिखे, वह अनहोनी हो गई है। उसने रुओ को सब कुछ देखा, उसने जल्दी से अपनी टकटकी लगा दी। न्यू अगू यहाँ है, और गुवान चाओ का ध्यान इन आयरन क्राउन ईगल्स पर भी है। इसका मतलब है कि जमीन पर संसाधन ज्यादातर पहले से ही लिए गए हैं। वह चुपचाप वापस ले गया। वह केवल 6 खेती के स्तर के साथ एक राक्षसी पथ जीयू अमर थी, उसने इन 2 धर्मी पथ विशेषज्ञों के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। आयरन ईगल धन्य भूमि की लड़ाई जंगल की आग की तरह गुस्से में जारी रही, विभिन्न पैमानों की सभी तरह की लड़ाई सामने आ रही थी। कुछ लड़ाई एक विजेता और एक हारे हुए के साथ समाप्त हुई, जबकि अन्य लड़ाई में मौतें शामिल थीं। कुछ ने बहुत लाभ कमाया, जबकि कुछ भारी चोटों से बच गए। धन्य भूमि की जमीन पर संसाधन घट रहे थे। कुछ निचले स्तर के टियर गुड़अमर को समाप्त कर दिया गया, या तो मृत या घायल हो गए। कुछ ने बुद्धिमानी से पीछे हटने के लिए चुना, जबकि अन्य के पास अपने जीवन को संरक्षित करने के तरीके थे, वे कहीं छिप गए और स्थिति को चुपचाप देखा। अधिक से अधिक जीयू अमर ने अपना ध्यान आकाश में रखा। अनगिनत लालची गज आकाश में आयरन क्राउन ईगल समूह के माध्यम से बह गए। साथ ही छिपे हुए गोल गेंद लकड़ी के ईगल घोंसले जो ईगल समूह द्वारा छुपाए गए थे। ईगल समूह का पैमाना बहुत बड़ा था, यह अनगिनत वर्षों के बाद हे जनजाति का संचय था। उन्होंने इसमें इतना समय, प्रयास और भाग्य का खर्च उठाया था। ये आयरन ईगल धन्य भूमि में सबसे मूल्यवान संसाधनों में से थे। यहाँ तक कि न्यू एरगू जैसे लोग आयरन क्राउन ईगल्स के हमलों को अवरुद्ध नहीं कर सकते थे। नंबर बहुत अच्छा था। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि न्यू अगू अमरसार को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी सुनहरी आंखें नीचे देखा, अधिक से अधिक गुड़ अमर देखकर वह चिल्लाया, बहुत सारे आयरन क्राउन ईगल्स हैं। हे जनजाति के गुअमर ने खुद को अभी तक नहीं दिखाया है। हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए और इस ईगल समूह को आपस में विभाजित करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। अनफिटेड स्कॉलर जवाब देने वाले पहले व्यक्ति थे। दोनों क्रमशः धर्मी पथ और राक्षसी पथ में थे, लेकिन इस स्थिति में वे एक आम सहमति पर आए। उन्हें पहले ईगल समूह के साथ सौदा करना चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। ईगल ग्रुप बहुत बड़ा था, कई जीव अमर थे। अगर वे एक साथ काम करते थे तो ये आयरन क्राउन ईगल्स चॉपिंग ब्लॉक पर मास थे। किसी ने पहले मारा, जिससे अमर और ईगल्स के बीच लड़ाई शुरू हुई। विशाल हमलों को हटा दिया गया, तीव्र झगड़े चला रहे थे। ईगल्स ने श्रीली को चीर दिया, जबकि मनुष्य भी जोर से चिल्ला रहे थे। सभी तत्वों के हमलों को गोली मार दी गई। गोल्डन लाइट्स के साथ लाइटनिंग चमक गई। धन्य भूमि के बाहर गोंग एयर गोल्डन डॉन हॉल के अंदर बैठ गया, नीचे देख रहा था। उनकी दृष्टि में इंद्रधनुषी रंग की आतिशबाजी थी जो पूरे आकाश को कवर करती थी। लेकिन आतिशबाजी में तीव्र हत्या का इरादा था। कई बार आयरन क्राउन ईगल्स की मृत्यु हो गई, उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया, जबकि कुछ लोहे के मुकुट ईगल्स को भी पकड़ लिया गया। गोंग एयर की आंखें चमक गईं। धर्मी पथ, राक्षसी पथ और अकेला अमर के बीच लड़ाई के दृश्य गुप्त रूप से उसके द्वारा छिपे हुए गुड़कीड़े का उपयोग करके दर्ज किए गए थे। ये कीमती बुद्धिमत्ता थी। जब से 88 ट्रुयांग बिल्डिंग के पतन के बाद से बड़ी संख्या में अमर गुण उत्तरी मैदानों के गुण अमर द्वारा प्राप्त किए गए थे। किन बाई शेंग ने नीलामी आयोजित करने के बाद जीयू अमर ने वे संसाधन प्राप्त किए जो वे चाहते थे।
कुछ समय के अनुकूल होने के बाद कई जीव अमर ने नए तरीके प्राप्त किए, उनकी लड़ाई की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। गु अमर जो गोंगेर के रूप में एक ही काम कर रहे थे, संख्या में कम नहीं थे। सभी का इरादा एक ही था। बुद्धिमत्ता बहुत महत्वपूर्ण थी। यह अन्य सुपरफोर्स या लोन जीव अमर हो, ज्यादातर मामलों में ये जानकर कि आपके प्रतिद्वंद्वी को क्या अमर गुणना था, इसका मतलब ये था कि आप उन्हें काउंटर करने का एक तरीका खोज सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था, तब भी उनके खिलाफ पहरा देना अच्छा था। गु अमर ने आयरन क्राउन ईगल्स का मुकाबला किया, जैसा कि उन्होंने देखा, जानकारी एकत्र किया। तीव्र लड़ाई के नीचे भूखंडों और योजनाओं के अंडर कंट्रेंट थे। गु अमर स्वयं और अपने दुश्मनों का आकलन कर रहे थे। वर्तमान गु अमर दुनिया में उनकी स्थिति की पुष्टि कर रहे थे। खेती की इस अवधि के बाद क्या वे दूसरों के सापेक्ष मजबूत या कमजोर हो गए? किसे तंग किया जा सकता है, जबकि किसके साथ नहीं किया जा सकता है? आयरन क्राउन ईगल्स वर्तमान में सिर्फ भौतिक लाभ थे, जबकि जानकारी एक दीर्घकालिक लाभ थी। गोंगेर ने थोड़ी देर के लिए देखा, अधिक से अधिक अधीर महसूस किया। हे जनजाति के मुख्यालय में लड़ाई शुरू होने के बाद से उनके बगल में 3 बायजू जनजाति गुली अमर नहीं हुए थे। बस अब वह महान लाभ प्राप्त करने के लिए गोंड जनजाति के गोल्डन डॉन हॉल को लाया। यह इस यात्रा को इसके लायक बनाने का एकमात्र तरीका था। गोंगेर अब इसे खड़ा नहीं कर सकता था। उन्होंने बताया कि उनके साथ आने वाले जीयू अमरों को बताते हुए, आयरन ईगल धन्य भूमि को नुकसान हो रहा है, 1000 से अधिक दोष है। लेकिन अब एक भी ही जनजाति गुली अमर नहीं दिखाई दिया है। ये बहुत अजीब है। हमारे साथियों की योजना को बचाने के लिए। हाँ, 2 गोंड जनजाति जीयू अमर ने तुरंत अभिनय किया। 3 बायजू जनजाति गुसी अमर हैं जो अंदर से खुद को हंसते हुए बैठे थे। इस हे जनजाति की लड़ाई का परिणाम शुरू से ही तय किया गया था। यहाँ तक कि अगर कुछ अजीब हुआ तो कोई खतरा नहीं था। गोंड जनजाति के गु के अमर ने अपने स्वयं के हितों में से इस तरह से काम किया। उनके पास स्वार्थी उद्देश्य थे, लेकिन वे अभी भी भव्य और निस्वार्थ होने का नाटक करना चाहते थे। उसी समय आयरन ईगल के उच्चतम क्षेत्र में धन्य भूमि हे जनजाति के गु अमर एकत्र किए गए थे। उन्होंने लड़ाई को देखा। उनके पास भारी भावनाएं और बदसूरत भाव थे। वह अभी तक अभिनय क्यों नहीं कर रहा है? इस स्तर पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मुझे मत बताओ, हमारा समझौता रद्द कर दिया गया है। कुछ हे जनजाति गुली अमर ने ये पूछा, असहज महसूस किया। वह पहले से ही सहमत हो चुका था अपनी स्थिति के साथ। वह समझौते पर वापस नहीं जाएगा। पहले देखें, हमने रक्षा की 3 परतें स्थापित की। आयरन क्राउन ईगल ग्रुप केवल पहला है। हे जनजाति का पहला सुप्रीम एल्डर और सेकंड सुप्रीम एल्डर ने अमर को शांत करते हुए बात की। वह रुओ एक उजाड़ जानवर मोर में बदल गया, अपने पंखों को फैलाया और 3 आयरन क्राउन ईगल्स के साथ लड़ते हुए। यह विशाल युद्ध के मैदान का एक छोटा सा हिस्सा था, और वह अनगिनत अन्य लोगों के बीच सिर्फ एक तुच्छ गुड़ामर था। रैंक 8 की अनुपस्थिति में रैंक 7 विशेषज्ञ सबसे मजबूत थे। कुछ रैंक 6 विशेषज्ञ परिधि के साथ लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अचानक एक अजीब खुशबू थी। वह रुओ का दिल कूद गया। उसने जल्दी से अपनी सांस रोक ली। मैं जहर हूँ, यह महसूस करते हुए वह रुओ ने जल्दी से अपने हीलिंग गु कीड़े का इस्तेमाल किया। 3 आयरन क्राउन ईगल्स रोए। एक पल में वे अब कोई ताकत नहीं दे सकते थे। वे कमजोर रूप से जमीन पर गिर गए। एक आकृति ने आकाश में उड़ान भरी, इन 3 आयरन क्राउन ईगल्स को कैप्चर किया और उन्हें अपने अमर एपर्चर के अंदर भर दिया। ये पुराना राक्षस लाश जहर था। वह अपने चारों ओर भयावह बैंगनी गैस को हंसता था। 3 आयरन क्राउन ईगल्स को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक बुरी मुस्कुराहट के साथ रुओ को देखा। वह रुओ का दिल हिल गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर को ठंड लग रही है। हे युवा महिला, मेरे साथ आओ। ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर ने वह रुओ की ओर हवा में सांस ली। वह रुओ ने अपने शरीर में जहर को दबा दिया था, जब वह अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो देती थी।
वह कमजोर महसूस करती थी और पुराने राक्षस की लाश के जहर के बाद जमीन की ओर गिर गई। मैं बहुत लालची था। मैं अधिक आयरन क्राउन ईगल्स प्राप्त करना चाहता था और उन पर मेरा बहुत अधिक ध्यान रखा, परिवेश की उपेक्षा करते हुए और पुराने राक्षस कॉपस जहर द्वारा चुपके से हमला किया जा रहा था। ये देखते हुए कि वह ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर से कब्जा करने वाली थी, वह रुओ को गहरी निराशा महसूस हुई। इस समय एक तलवार की रोशनी खत्म हो गई। तलवार की रोशनी बिजली के रूप में तेज थी। ये बोल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर के शरीर के माध्यम से साहपूर्वक छेदा गया था, इससे पहले कि नियान एरपिंग जी को 100 कदम दूर में बदल दिया गया। ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर क्रोध के साथ फूट रहा था। थोड़ा बदमाश, आप अभी भी मेरे साथ परेशानी पा रहे हैं। रिवरेंट पागलपन अध्याय 1108 दुखद। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1108 दुखद। अपने रुकावट के कारण वह रुओ अपने जहर को दबाने में कामयाब रहे और स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करते हुए जल्दी से बच गए। नियान एरपिंग जेड के शरीर को छीन लिया गया था। उनकी एक बाहों को तब तक बनाया गया था जब तक कि केवल हड्डियां नहीं बची थी। उनका चेहरा बैंगनी हो रहा था। उन्हें गहराई से जहर दिया गया था, लेकिन उसने अपना सिर उठाया और पुराने राक्षस लाश के जहर को देखा, ये कहते हुए कि आप एक विजेता तक नहीं जा सकते। ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर उग्र था, लेकिन उसके गुस्से के भीतर पछतावा भी था। उसने इस साइको को क्यों आकर्षित किया? प्रत्येक पीढ़ी में हर तलवार का बच्चा पागल है, लेकिन यह बाकी की तुलना में पागल है। दूर नियान इरफू ने अपना सिर हिलाया, अपनी मोटी छोटी बाहों को लहराते हुए। एक आयरन क्राउन ईगल डर में डरा हुआ था। इसने अपनी बाहों को सख्त कर दिया, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंतरिक्ष पथ की शक्ति के साथ आयरन क्राउन ईगल गायब हो गया। बिना प्रतिरोध के नियान इरफू के अमर एपर्चर में प्रवेश किया। ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस पॉइजन की विधि शातिर थी। उन्होंने नियान एरपिंग जी पर हमला किया, लेकिन उनका अधिकांश ध्यान अभी भी नियान इरफू पर गुप्त रूप से रखा गया था। नियान एरपिंग जेड के पास 6 खेती के स्तर का रैंक था। भले ही उन्हें तलवार सेंट ट्रू इनहेरिटेंस का एक हिस्सा विरासत में मिला, वह पुराने मॉन्स्टर कॉपस जहर जैसे रैंक 7 विशेषज्ञ का मैच नहीं था। नियान एरपिंग जी अब तक जीवित रह सकता है क्योंकि नियान एरफू उसे दूर से उसकी सहायता कर रहा था। नियान एरफू एक अंतरिक्ष पथ गुली अमर था। उसके पास एक गहरी खेती का स्तर था, जिसमें उसके निपटान में अनगिनत तरीके थे। वह सभी जगह संसाधनों को लूट रहा था, एक विशाल भाग्य प्राप्त कर रहा था, जबकि नियान एरपिंग जी की रक्षा कर रहा था। पुराने राक्षस लाश जहर को एक घातक झटका से निपटने से रोकता था। पुराने राक्षस लाश जहर को अधिक से अधिक पछतावा महसूस किया। अभी एक कीमती अवसर था जिसे कोई 100 वर्षों में नहीं देखेगा, लेकिन वह यहाँ एक गुण अमर के साथ लड़ रहा था, जबकि अन्य सभी जगह संसाधनों को लूट रहे थे। ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर प्रसिद्ध था और एक गहरी पृष्ठभूमि थी। वह एक बार एक जीवित व्यक्ति के रूप में ज़ोंबी गठबंधन में शामिल हो गया था, बाद में उन्हें धोखा देने से पहले। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ोंबी एलायंस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। नियान एरपिंग जी और ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर लड़े। समय बीतने के साथ साथ अधिक से अधिक गर्म हो रहा था। भले ही वह जीत नहीं सका, वह लड़ाई से प्रसिद्ध हो गया था। अब से उत्तरी मैदानों की गुली अमर दुनिया को पता होगा कि नियान एर ट्राइब ने इस तरह के एक अविश्वसनीय प्रतिभा का उत्पादन किया था। दरअसल अन्य सुपर बलों से जीयू अमर एक राक्षसी पथ जीयू अमर को इतनी अच्छी तरह से बंद नहीं करेगा, लेकिन नियान एर जनजाति अलग थी। ये हुआंग जिन ब्लडलाइन जनजाति अन्य हुआंग जिन सुपर ट्राइब से अलग थी। उनके आदिवासी धन्य भूमि या ग्रोटो हेवंस में रहते थे। वे उत्तरी मैदानों की बाहरी दुनिया में किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करते थे। इस तरह उनके पास बहुत कम आरक्षण थे, यहाँ तक कि अगर एक राक्षसी पथ गु अमर उन पर हमला करना चाहता था तो वे नहीं कर सकते थे। आखिरकार अमर एपर्चर में प्रवेश करने के कुछ तरीके थे, यहाँ तक कि अगर कोई अंदर जा सकता है तो वे दुश्मन के क्षेत्र में होंगे। वे अपने अंदर से बहुत लाभ खो देंगे। युवा वास्तव में चमत्कारिक है। नियान एरफू ने आह भरी। उन्होंने एक वृद्ध स्वर के साथ बात की,
लेकिन उनके पास एक गोल मटोल वाले लड़के की उपस्थिति थी। ये वास्तव में अजीब दृष्टि थी। केवल पुराने राक्षस कॉपस जहर अपनी भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। इस लड़ाई के दौरान नियान इरफू ने पहले ही दर्जनों बार हमला कर दिया था। न केवल उन्होंने नियान इरपिंगजी के जीवन को बचाया, उन्होंने पुराने राक्षस लाश जहर को सफलतापूर्वक घायल कर दिया। कई आयरन क्राउन ईगल्स को फिर से कैप्चर करने के बाद नियान इरफू के विशन के क्षेत्र को साफ कर दिया गया। एक विशाल गोल बॉल वुडन ईगल नेस्ट हवा में बिना किसी रक्षा के तैर रहा था। मैंने हे जनजाति के बारे में सुना था कि यह विशेष पालन विधि है। वे किसी प्रकार की धातु या अयस्क अमर सामग्री का उपयोग करते हैं जो आयरन क्राउन ईगल्स के प्रजनन की दर को बढ़ा सकते हैं और उनके विकास की दर को तेज कर सकते हैं। इस घोंसले में किस प्रकार की कीमती अमर सामग्री होगी? नियान इरफू स्थानांतरित होने वाला था जब उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई। एक आकृति उग्र हवाओं की तरह चली गई, उसके सामने घोंसले से बाहर उड़ रही थी, तेजी से क्षितिज की ओर जा रही थी। डेमोनिक पाथ गु इमोर्टल हुई फैंगजी। यह एक रैंक 7 पवन पथ विशेषज्ञ था जिसे सार्वजनिक रूप से उत्तरी मैदानों में सबसे तेज व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी, यहाँ तक कि याओ हुआंग उसे रोक नहीं सका। वह पहली बार शैडो सेक्ट में शामिल हो गए थे। स्वर्गीय अदालत में प्रस्तुत करने से पहले एक गद्दार के रूप में उनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई थी। अराजकता से भरी स्थिति में हुई फैंगजी हवा की तरह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। न केवल वह तेज था, वह चुस्त था। उसने अपनी सीमा तक पवन पथ का सबसे बड़ा लाभ प्रदर्शित किया। जल्द ही नियान इरफू ने देखा कि हुई फैंगजी आसानी से अनगिनत बाधाओं से गुजरा। एक और ईगल घोंसले में प्रवेश कर गया। आह, यह बालक बस मुझे मेरे भाग्य से अवरुद्ध कर रहा है। नियान इरफू ने नियान इरपिंगजी पर जोर से आकाश में जोर से देखा। मनुष्यों और ईगल्स के बीच लड़ाई समाप्त हो गई। लोहे के मुकुट ईगल्स की संख्या में कमी आई। सभी गोल गेंद के लकड़ी के ईगल घोंसले पर हमला किया गया था। अच्छा, ये रैंक 7 अमर सामग्री वर्चस्व तांबा है। गु अमोरल शेहोऊ ने खुश किया, उन्होंने बहुत लाभ कमाया था। यह शापित हुई फैंगजी वह छीनने की हिम्मत करता है जो मेरा है। मेंग जी गुस्से में था। वह हुई फैंगजी को ठीक से घूरता रहा जो उड़ रहा था। हुई फैंगजी ने नहीं बोला, लेकिन वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। उसने उस ईगल नेस्ट को नहीं छुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति जो पहले से ही चुपके से उसे अपने कार्यों के लिए दोषी ठहराया था। गोल बॉल वुडन ईगल घोंसले के भीतर धातुओं या अयस्कों में से प्रत्येक में रैंक 7 अमर सामग्री थी और वे मात्रा में विशाल थे। जीयू अमर ने बहुत लाभ कमाए। उन्होंने अपने चेहरे पर खुशी व्यक्त की। ये केवल एक दावत थी। वे हे जनजाति की कड़ी मेहनत के सभी को लूट रहे थे। गे अमर, अधिक से अधिक लाभ। जीयू अमर दुनिया में जंगल का कानून जितना मजबूत था, यहाँ पूर्ण दृश्य में प्रदर्शित किया गया था। हे जनजाति के गु अमर घातक चुप थे। उन्होंने गोल बॉल वुडन ईगल घोंसले को देखा जो धुएं से फ्यूमिंग कर रहे थे। कुछ जमीन पर गिर गए थे, कुछ अविश्वसनीय रूप से क्षतिग्रस्त थे, हवा में घूम रहे थे। ये घोंसले ही जनजाति के गौरव थे, उनकी ताकत का प्रतीक। लेकिन अब वे रौंद गए और छीन लिए गए। गुस्सा, आक्रोश, घृणा, डर, सभी प्रकार की भावनाएं इन्हें जनजाति गुली अमर में थीं। वे लगभग सांस नहीं ले सकते थे। पर्याप्त। एक ही जनजाति गुली अमर अचानक खड़ी हो गई। उसके पास एक विशाल शरीर था। उसने गुस्से में टकटकी के साथ चारों ओर देखा। इसे पहले सर्वोच्च बड़े पर ठीक करते हुए, हम कब तक इंतजार करने जा रहे हैं? आप उस पर भरोसा कर रहे हैं? क्या आप नहीं देख सकते हैं? यह एक योजना है, वह हमारे साथ कर रहा है। हर कोई। आपका साहस कहाँ है? तुम नाराज तो नहीं हो? क्या आपको नफरत नहीं है? क्या हम यहाँ बैठेंगे और मौत की प्रतीक्षा करेंगे, या बाहर जाएंगे और साहसी नायकों की तरह लड़ेंगे? ये हमारा घर है, लेकिन अब ये बाहरी लोग इसे लूट रहे हैं और इसे नष्ट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। टाई शेंग, दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग की एक जटिल अभिव्यक्ति थी। उन्होंने इस उग्र ही जनजाति गुली अमर को बुलाया।
पहले सर्वोच्च बुजुर्ग, कुछ कहो। हे टाइशिंग ने एक अदम्य टकटकी के साथ हे जनजाति के पहले सर्वोच्च बुजुर्ग को देखा। सभी ने पहले सुप्रीम एल्डर को भी देखा। हे जनजाति का पहला सर्वोच्च बुजुर्ग कहने से पहले कुछ समय के लिए चुप था। इस स्थिति में संसाधन सिर्फ बाहरी चीजें हैं, इसलिए अगर हम उन्हें छोड़ देते हैं तो क्या होगा? अगर हमें उनकी मदद नहीं मिलती है तो हमारे पास पूरे उत्तरी मैदानों में कोई जगह नहीं होगी। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। हे टाइशिंग ने ये सुना और उसका शरीर हिल गया। उसने अपने शरीर को स्थिर करते हुए एक गहरी सांस ली। वह अब क्रोध महसूस नहीं कर रहा था, सिर्फ गहन दुख। सीनियर्स, मेरी विनम्र राय में मुझे लगता है कि लॉर्ड हे टाइशिंग सही है। इस बार हे जनजाति से एक रैंक 6 गु अमर ने बात की। मेरी एक ही राय है, अगर हम अब नहीं लड़ते हैं तो हम कब तक इंतजार करेंगे? सबसे बुरा मामला वैसे भी मौत है। अधिक से अधिक हे जनजाति गु अमर खड़े हो गए। हे टाइशिंग ने इसे देखा और आत्मविश्वास में एक मजबूत वृद्धि महसूस की। उसकी टकटकी ने इसका तीक्ष्णता हासिल कर ली। आप। दूसरा सुप्रीम एल्डर हैरान था। पहले सुप्रीम एल्डर चुप रहे। हे टाइशिंग ने अचानक जोर से हंसाया। रक्षा की 3 परतें। यहाँ तक कि अगर हमारे पास रक्षा की 30 परतें हैं तो हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं? जाओ, चलो इन दुश्मनों का सामना करते हैं। हे जनजाति की महिमा को कलंकित किया जा सकता है। हे जनजाति के संसाधनों को लेना आसान नहीं है। वे रक्त और उनके जीवन के साथ भुगतान करेंगे। हे टाइशिंग ने भारी कदम उठाए। वह घूम गया और हॉल छोड़ दिया। साथ हे जनजाति गुली अमर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उनके साथ दृढ़ भावों का पालन किया। पहले सर्वोच्च बड़े, आप उनसे बात नहीं करते हैं। तीसरा सर्वोच्च एल्डर असहज था। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, उन्हें जाने दो। पहले सुप्रीम एल्डर ने आहें भरी। उन्हें लगता था कि वह 100 साल की उम्र में है। हे जनजाति की रक्षा की पहली परत पहले से ही टूट गई थी। आयरन क्राउन ईगल्स या तो मृत, घायल या कब्जा कर लिया गया था, कोई भी नहीं बचा था। ड्रैगन ईगल्स को देखकर गुण अमर आकाश में ऊंचे हो गए। बड़ी संख्या में ड्रैगन ईगल्स ने रक्षा की दूसरी पंक्ति का गठन किया। इतने सारे ड्रैगन ईगल्स, किसी की आंखें चमक गईं। भले ही ड्रैगन ईगल्स आयरन क्राउन ईगल्स के रूप में कई नहीं हैं, वे अभी भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। किसी ने आलोचना की, कुछ अधीर गुण अमर पहले से ही हमला करना शुरू कर दिया था। जीयू अमर ने हौंफते हुए कहा, कुछ आश्चर्यचकित थे, उन्हें कुछ अजीब लगा। ये ड्रैगन ईगल्स सामान्य नहीं है। ये सही है, मैंने पहले उजाड़ जानवर ड्रैगन ईगल्स के साथ बातचीत की है। वे कैसे निपटने के लिए इतना कठिन हो सकते हैं? इन ड्रैगन ईगल्स में मजबूत जीवन शक्ति और तेज गति है। क्या वह अफवाह बहुत पहले से सच है? अमर को इस बात से याद दिलाया गया था, 50 से 60 साल पहले उत्तरी मैदानों की गुली अमर दुनिया में अफवाहें थी कि हे जनजाति ने ड्रैगन ईगल्स के पोषण में एक बड़ी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने डिसोलेट ईगल्स की एक नई प्रजाति बनाई। वे ड्रैगन ईगल्स की तरह दिखते थे, लेकिन अलग थे। ये ड्रैगन ईगल्स नहीं हैं, वे अनुनाद ईगल्स हैं। ये ईगल्स हे जनजाति द्वारा नहीं बनाए गए थे, वे मेरे कियाओ जनजाति के श्रम के फल थे। एक गुली अमर ने बहुत पीड़ा के साथ कहा। सभी ने देखा, ये कियाओ डोंग था। वह एक धर्मी पद गुली अमर था, जो कि कियाओ जनजाति के पहले सर्वोच्च बुजुर्ग थे। कियाओ जनजाति हे जनजाति का एक अधीनस्थ था। बहुत पहले कियाओ जनजाति हे जनजाति को छोड़ना चाहती थी, और हे चेंग द्वारा एक सबक सिखाया गया था, जो उन पर दबाव बनाने के लिए गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि कियाओ जनजाति और हे जनजाति का संघर्ष था। बहुत सारी छिपी हुई पृष्ठभूमि की जानकारी थी। अमर में अलग अलग भाव थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। जंगल का कानून सबके बाद बहुत आम था। ये कियाओ डोंग हे जनजाति के समर्थन के कारण एक अमर हो सकता है। अब जब हे जनजाति मुसीबत में थी, तो वह शामिल हो गया और आयरन ईगल धन्य भूमि पर हमला किया। हुआंग जिन जनजातियों के सर्वोच्च बुजुर्गों के अधिकांश धर्मी पद गुली अमर हैं, को ठंड और दुश्मनी के साथ कियाओ डोंग की ओर देखा गया।
उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो हाथ से उन्हें खिलाए। लेकिन कियाओ डोंग के पीछे लियू जनजाति के गु अमर लियू जुवानशेन थे। एक नजर के साथ ये स्पष्ट था कि कियाओ डोंग अब लियू जनजाति के अधीन था। लियू जनजाति और हेई जनजाति का एक गरीब रिश्ता था। कियाओ जनजाति हेई जनजाति के अधीनस्थ थे, लेकिन अब जब हेई जनजाति नीचे जा रही थी, कियाओ डोंग लियू जनजाति में चले गए। यह अजीब नहीं था। ये गद्दार मौत का हकदार है। इस समय दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 1109 HMPH। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1109 HMPH। आपने कहा हमने किया। एक पर्वत जैसा दिखने वाली छाया कियाओ डोंग की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक पल में कियाओ डोंग को स्थिर कर दिया गया था। वह केवल चिल्ला सकता था, एल्डर लियू, मुझे बचाओ। लियू जुवानशेन तेजी से कियाओ डोंग के सामने दिखाई दिया। उसका शरीर सफेद रोशनी के साथ चमक गया, जिससे सभी अंधेरे दूर हो गए। हे टाइशेंग, मेरे साथ यहाँ, आप कियाओ डोंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लियू जुवानशेन ने गहन लड़ाई के इरादे वाले व्यक्ति को देखा। जीयू अमर ने सरगर्मी शुरू कर दी। ये ड्रैगन ईगल्स या अनुनाद ईगल्स हो, वे महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हे जनजाति के गु अमर ने आखिरकार अभिनय किया था। नेता के रूप में रैंक 7 गे इमोर्टल हे टाइशेंग के साथ रैंक 6 जीयू अमर उनके पीछे अमर के सामने खड़े थे। हे टाइशेंग ने चारों ओर देखा। इससे पहले कि उसकी टकटकी लियू जुवानशेन पर तय की गई, उसने पूछा क्या ऐसा है? लियू जुवानशेन की अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। वह घूम गया और देखा। कियाओ डोंग अभी भी उसके पीछे खड़ा था, हवा में तैर रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सदमे से जम गई थी। उसके पास कोई जीवन शक्ति नहीं बची थी, वह मर गया था। अमर हत्यारा ने जीवन को डुबोने वाले अंधेरे को स्थानांतरित किया। लियू जुवानशेन तीव्र क्रोध महसूस करने से पहले चिल्लाया, लेकिन उसका गुस्सा जल्द ही केवल दुख और प्रशंसा के रूप में फीका हो गया। वह और हेई टाइशेंग पुराने प्रतिद्वंद्वी थे। उन्होंने 100 से अधिक बार लड़ाई लड़ी थी। वह स्पष्ट था कि यह जीवन अंधकार को कम करने वाला शक्तिशाली था, लेकिन इसका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता था। प्रत्येक सक्रियण में एक बड़ी लागत थी। लियू जुवानशेन ने कभी भी हेई टाइशेंग को लड़ाई की शुरुआत में इस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। इससे वो समझ गया, कई वर्षों तक उसके प्रतिद्वंद्वी ने खुद को मरने के लिए तैयार किया था। उसके पास नीचे जाने से पहले जितना संभव हो उतने दुश्मनों को मारने की मानसिकता थी। हेई टाइशेंग ने कियाओ डोंग को देखा, जो उसके पीछे हेई जनजाति गुसी अमर का मनोबल था। हेई टाइशेंग एक अनुभवी व्यक्ति थे। इस मौके का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने तरीकों का इस्तेमाल किया। एक बार अनुनाद ईगल समूहों में गठन में आगे बढ़ते हैं। हे जनजाति गु अमर में से प्रत्येक एक क्षेत्र में गया और क्षेत्र का बचाव किया। यहाँ जीयू अमर के साथ रक्षा की दूसरी पंक्ति स्थिर हो गई। उन्हें निपटना मुश्किल था। इसने कई गुण अमर बना दिया, जिन्होंने हे जनजाति को उग्र कर दिया। किसी व्यक्ति के धन को बर्बाद करना अपने माता पिता को मारने जैसा था। ये घृणा बहुत बड़ी थी, और क्योंकि हेई जनजाति कमजोर थी, उन्होंने अपना एकमात्र अमर गुहा घर डाक जेल खो दिया था। एकमात्र समस्या ग्रीन सिटी रैम्पेज थी। लेकिन इस स्थिति में हे जनजाति केवल मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रही थी। मैं आपसे नहीं लड़ूंगा, पाई शुई हान ने पंच किया। उसने अपना हाथ लहराया, जैसे जैसे ज्वार बचना शुरू कर दिया। हेई टाइशेंग की ओर चार्ज किया। ज्वार हवा में उड़ गए और रुक गए। तापमान गिरते ही ग्लेशियरों में बदल गया। सावधान रहें, ये पाई शुई हान के सिग्नेचर किलर मूव फ्लड ग्लेशियर है। हे जनजाति से एक रैंक 6 गु अमर चिल्लाया। हे टाइशेंग ने हल्के से हंसते हुए, वह और पाई शुई हान की गहरी दुश्मनी भी थी। वह आश्चर्यचकित नहीं था कि पाई शुई हान ने उस पर हमला किया। वह सिर्फ एक हारा हुआ है तो क्या? हेई टाइशेंग की आंखें अंधेरे प्रकाश के साथ चमकती थी। वह नहीं हिलती थी, उसने केवल देखा। सफेद ग्लेशियर को काले पानी से ढका गया था। कुछ सांसों के समय में यह विघटित हो गया।
पाए शुई हान ने आकाश से गिरते हुए खून का एक मुंह से बाहर थूक दिया। इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ लगातार हत्यारे की चाल का उपयोग करना आसान नहीं है। हे टाइशिंग के पीछे एक आकृति दिखाई दी। ये हुआंग डी था। ये रैंक 7 डेमोनिक पाथ गो इमोर्टल था, जिसने अन्य राक्षसी पथ के सदस्यों के साथ संवाद किया, पहले आयरन ईगल धन्य भूमि में प्रवेश किया और धर्मी मार्ग को पहल खो दिया। उसने बहुत कमाया था, अभी वह हे टाइशिंग पर हमला करने और मारने के मौके का उपयोग कर रहा था। हे टाइशिंग नहीं हिलता था, वह भी घूमता नहीं था, उसने केवल अपनी आस्तीन लहराई। तुरंत डार्क लाइट लहरों की तरह फट गई, जिससे हुआंग डी को दूर भेज दिया गया। हुआंग डी ने काले ज्वार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, जिससे उसके चेहरे पर झटका लगा। उनके साथ छिद्र काले रक्त को बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के, गायब होने के बिना जमीन में ड्रिल किया। बस एक चूहे, आप क्या कर सकते हैं? हे टाइशिंग ने सूंघा, चारों ओर देखा, चिल्ला रहा था, आगे कौन है? कोई नहीं आया। हे टाइशिंग के पास अविश्वसनीय लड़ाई की ताकत थी, वह पाए शुई हान से भी अधिक मजबूत था। अमर बता सकते थे, ये व्यक्ति मरने के लिए तैयार था, वह इरादे से लड़ रहा था और बिना आरक्षण के लड़ रहा था। इस स्थिति में उसकी लड़ाई की ताकत अपने चरम पर थी। हर कोई आयरन ईगल धन्य भूमि पर क्यों आया? भाग्य हासिल करने के लिए। यदि उनका लक्ष्य भाग्य था, तो वे इस व्यक्ति के साथ मौत के लिए क्यों लड़ेंगे? गु अमर दूर चले गए। हे टाइशिंग को उकसाया। लड़ाई शुरू हुई। एक पक्ष धर्मी और राक्षसी का सहयोग था, उनके पास बड़ी संख्या थी, लेकिन हे जनजाति को उनकी मदद करने के लिए क्षेत्रीय लाभ और बड़ी संख्या में उजाड़ जानवर अनुनाद ईगल्स थे। लड़ाई पर हमला किया। हे जनजाति के गु अमर सभी अपने घर का बचाव करने के लिए मरने के लिए तैयार थे, उनकी लड़ाई का इरादा अधिक था। राक्षसी पद गु के अमर सिर्फ एक भाग्य चाहते थे, वे मरना नहीं चाहते थे, वे भारी प्रतिबंधित थे। गु अमर की बुद्धिमत्ता का मिलान आयरन क्राउन ईगल्स द्वारा नहीं किया जा सकता है। एक बार रक्षा की दूसरी पंक्ति बेहद स्थिर थी। हे टाइशिंग ने देखा कि हर कोई उससे बच रहा था, इसलिए उसने इसके बजाय उनसे संपर्क किया। मिंग जी, अपने जीवन को सौंप दे। हे टाइशिंग ने गुस्से में चिल्लाया। मिंग जनजाति रैंक 7 गुस्सी अमर की ओर इशारा करते हुए, जो उनके सबसे करीब था। HMPH, क्या मैं आपसे डरूंगा? मिंग जी ने साहपूर्वक लड़ाई लड़ी। बूम बूम बूम, आकाश के गड़गड़ाहट के रूप में दोनों लड़ते थे। तीव्र सदमे की लहरों को बाहर भेज दिया गया था। कई राउंड के बाद गर्व और अभिमानी मिंग जी चारों ओर घूम गया और भाग गया। वह साहसी था, लेकिन हे टाइशिंग साहसी से परे था। वह मौत से डरता नहीं था। उन्होंने मिंग जी के साथ उन दोनों को चोटों का कारण बना। वह एक साथ नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। कई बार मिंग जी अब इसे खड़ा नहीं कर सका, वह तुरंत पीछे हट गया। हे टाइशिंग उसका पीछा करने जा रहा था, लेकिन उसने कहा कि हे जनजाति के गुड़ अमर ने मदद के लिए रोते हुए कहा। वह उनकी मदद करने के लिए चारों ओर घूम गया। गुवान चाओ, इसे ले लो। हे टाइशिंग ने आगे चार्ज किया। डार्क लाइट फट गई और परिवेश को घेर लिया। गुवान चाओ एक परिवर्तन पद गुली अमर था, वह एक शेर में बदल गया था। वह ही टाइशिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगले क्षण में शेर जो गुवान चाओ एक चीर गुड़िया की तरह उड़ गया था। हे टाइशिंग ने फिर से उस पर आरोप लगाया। गुवान चाओ ने स्केच किया, एक छोटे से पक्षी में बदल गया और दूर उड़ गया। काय, हे टाइशिंग पकड़ नहीं सका, वह सूंघा। उसकी टकटकी चारों ओर बह गई। उसने रैंक 7 गु अमर को निशाना बनाया, जो उसके करीब था, लियू जुवान शेन। लियू जुवान शेन बहुत ही अवधारणात्मक था। यह देखकर कि हे टाइशिंग आ रहा था, वह पीछे हट गया। हे टाइशिंग ने उसका पीछा किया, इसलिए लियू जुवान शेन दिव्य लॉर्ड तियानडू के पास गया। दिव्य लॉर्ड तियानडू का शरीर हिल गया, वह घूम गया और छोड़ दिया। लियू जुवान शेन ने तब हे टाइशिंग को इन्फिटेड स्कॉलर की ओर ले लिया। उन्होंने 3 तरफा लड़ाई शुरू होने के साथ ही छींक दी। बूम बूम बूम। एक क्षण बाद, एक तीव्र झड़प में,
लियू झुवान शेन और अनफिटेड विद्वान को वापस मजबूर किया गया। हे टाई शेंग ने सभी से लड़ना जारी रखा, वह अजेय था। आकाश में हे जनजाति की पहली सर्वोच्च बड़े ने कहा, टाई शेंग, ये बच्चा। वह जानता था कि हे टाई शेंग के पास एक विशेष तकनीक थी, वह अपने हत्यारे चालों की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने जीवन काल का खर्च कर सकता था। वह अपने जीवन का उपभोग करके लड़ रहा था। धर्मी और राक्षसी गुण अमर नहीं मरना चाहते थे, ये सच था। लेकिन बस इस कारण से कोई रास्ता नहीं था कि कोई भी उसे चुनाव लड़ सकता है। हे टाई शेंग जीयू अमर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये सभी उच्च खेती के स्तर और प्रभावशाली तरीके वाले लोग थे। पहले की लड़ाई में कमजोर जीयू अमर पहले से ही समाप्त हो गए थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि हे टाई शेंग कितना मजबूत था, वह रैंक 8 के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। वह स्थिति के चारों ओर घूम नहीं सका। अनुनाद ईगल्स को पकड़ लिया गया या मार दिया गया, जबकि हे जनजाति के गू अमर एक एक करके मर गए। झगड़ा करना, मौत की जंग। लड़ाई के अंत में हे टाई शेंग केवल एक ही बचा था। वह खून में स्नान कर रहा था, वह गर्व और सीधा खड़ा था, चारों ओर के गुण अमर को देखते हुए। वह जोर से हंसा, ठीक है, आओ और मुझे मार डालो। अमर चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं चला। लियू झुवान शेन की अभिव्यक्ति जटिल थी। वह जानता था कि हे टाई शेंग पहले से ही भाप से बाहर था। उसका अमर सार खर्च किया गया था, वह नहीं था धमकी, लेकिन वह हमला करने में असमर्थ था। हे टाई शेंग ने अपने होठों को स्थानांतरित कर दिया, फिर मुझे जाने दो। ऐसा कहते हुए उन्होंने सामने में गू के अमर की ओर आरोप लगाया। शुल्क, उनका अंतिम आरोप। चार्ज करते समय उनकी मृत्यु हो गई। ये दुखद था, ये साहसी था। हे टाई शेंग की मृत्यु हो गई। अमर के पास कोई बाधा नहीं बची थी। वे हे जनजाति की रक्षा की अंतिम पंक्ति की ओर चले गए। 12 फ्लाइंग ईगल्स ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया। दुश्मन ईगल्स ओवरफ्लोइंग किलिंग इंटेंट, एब्सोल्यूट आईब्रो ईगल्स विथ ईश्वरीय आभा, छाया ईगल्स विथ इंडिस्टिंक्ट फिगर्स, वेल निगलते ईगल्स के साथ विशाल मस्कुलर बॉडीज। अपवाद के बिना वे सभी प्राचीन उजाड़ जानवर थे, जिसमें 7 युद्ध की ताकत थी। हे जनजाति का पहला सर्वोच्च एल्डर और अन्य 6 बुजुर्ग आकाश से उतरे। इस समय उन्होंने अब बचाने के लिए आगे की उम्मीद नहीं की, वे लड़ाई के लिए बाहर आए। प्राचीन युद्ध का गठन, ग्रीन सिटी रैम्पेज। शीर्ष 4 सर्वोच्च बुजुर्ग बलों में शामिल हो गए। उनके प्रतिद्वंद्वी रैंक 8 जीयू अमर हो सकते हैं। धर्मी और राक्षसी जीयू अमर एक ही बार में अलग हो जाते हैं। संसाधन अधिक महत्वपूर्ण थे। अब तक सभी ने पहले ही बहुत कुछ अर्जित कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कीमत भी दी। उनकी मानसिक ऊर्जा कम हो गई थी। उनके अमर सार को भी खर्च किया गया था, जो इस राज्य में ग्रीन सिटी रैम्पेज के खिलाफ लड़ेंगे। जो भी पकड़ा गया वह बस अशुभ होगा। आयरन ईगल के आकाश में धन्य भूमि। 12 ईगल घोंसले थे जो अजीबोगरीब आकार में थे। ये ईगल घोंसले गोल बॉल वुडन ईगल घोंसले नहीं थे। उन्होंने कीमती रैंक 8 अमर सामग्री रखी। तुरंत अनगिनत जीयू अमर उन पर लड़े। लड़ाई एक अराजक गड़बड़ थी। ग्रीन सिटी रैम्पेज एक हत्या की होड़ में चला गया। शीर्ष 4 सुप्रीम एल्डर्स के हाथों में बहुत सारे अशुभ लोगों की मौत हो गई। मनुष्य धन के लिए मर जाते हैं और पक्षियों के भोजन के लिए मर जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। चलो चलो चलते हैं। नियान एर फू ने बेहोश नियान एर पिंग जी को पकड़ लिया क्योंकि वह चुपके से पीछे हट गया। मैं यहाँ नहीं रह सकता। पाए शुई हान भी पीछे हट गए। उन्होंने कुछ ईगल घोंसले प्राप्त किए और बड़ी मात्रा में रैंक 8 अमर सामग्री प्राप्त की थी। कुछ चतुर जीयू अमर छोड़ रहे थे। 12 ईगल घोंसले सभी खो गए थे। अचानक हवा में एक 13वें ईगल घोंसले के रूप में लहरें थी, सभी का ध्यान आकर्षित करती थी। अमर चिल्लाया, पंचिंग कर दिया। यह मेरा है। चू डू अचानक दिखाई दिया, सभी अमर को अवरुद्ध कर दिया। आह, वर्चस्व अमर। उनके आंदोलन को रोकते हुए अमर हैरान थे। चू डू शक्तिशाली था, हे टाई शेंग की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। सुपर बल के रूप में लियू जनजाति की पूरी ताकत उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी।
पूरे उत्तरी मैदानों में गुड़ अमर दुनिया में केवल किन बाई शेन जैसे लोग उनसे लड़ सकते थे। लड़ाई में इस स्तर पर हर कोई खराब परिस्थितियों में था, लेकिन ये पहली बार था जब चू डू अभिनय कर रहा था। एक बार किसी ने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। चू डू ने सफलतापूर्वक अमर को रोक दिया। यह इस रहस्यमय 13वें ईगल नेस्ट को प्राप्त करना था। ग्रीन सिटी रैम्पेज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक आवाज गड़गड़ाहट के रूप में जोर से थी, चू डू, आप हिम्मत करते हैं। चू डू ठंड से हंसे, मैं क्यों नहीं। बूम, दोनों पक्षों ने टकराया। ग्रीन सिटी रैम्पेज में जो विशालकाय रूप से बदल गया, उसे एक कदम में चू डू द्वारा उड़ान भरते हुए भेजा गया। प्राचीन युद्ध का गठन शक्तिशाली है, लेकिन यह आप लोगों द्वारा संचालित है। आपकी स्थिति में आप में से कोई भी मुझसे मेल नहीं खा सकता है। चू डू अमर को देखते हुए हवा में घमंड से खड़ा था। अमर हमला करना चाहते थे, लेकिन वे भी चाहते थे कि अन्य लोग काम करें ताकि वे लाभ उठा सके। बस एक भीड़, चू डू ने टिप्पणी की, इससे पहले कि वह उसके पीछे ईगल नेस्ट को हड़पने के लिए आगे बढ़े। अचानक एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ। एक अमर गू हाउस दिखाई दिया, जो चू डू के सिर की ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मामूली खराबी झोपड़ी। एक गुड़ अमर चिल्लाया। उन्होंने माना कि यह डोंग फोंग जनजाति का पूर्व अमर गुहा था। स्क्रैम, चू डू ने थप्पड़ मारा, एक बड़ी आवाज पैदा की। थुड, बम, मामूली थैलेड हट को वास्तव में उसके थप्पड़ से उड़ान भरी थी। हॉन्फना, सभी ने सदमे की गहरी सांस ली। चू डू ने सफलतापूर्वक 13वें ईगल नेस्ट को अपने अमर एपर्चर में रखा। इसके बाद उसकी टकटकी ग्रीन सिटी रैम्पेज पर गिर गई। 4 सर्वोच्च बुजुर्गों ने निराशा की लहर महसूस की। इंतजार, जिस तरह चू डू हत्या के झटका से निपटने वाला था, उसी तरह पूरी जगह पर एक आवाज गूंजती थी। एक निर्जीव आभा, एक निराकार पर्वत की तरह, एक पल में पूरे क्षेत्र को कवर किया। रैंक 8 गोली अमर, स्वर्गीय भगवान बाइजू। अमर हिला थे, आवाज की पहचान उनके दिमाग में दिखाई दिया। लड़ाई में इस बिंदु पर एक रैंक 8 जीयू अमर ने आखिरकार दिखाया था। ये निश्चित नहीं था कि वह व्यक्तिगत रूप से आया था, आखिरकार केवल उसकी आवाज सुनी गई। क्या यह इस बात पर सहमत नहीं था कि रैंक 8 महान विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे? कुछ धर्मी पद गुड़ अमर, जो कुछ अंदर की जानकारी जानते थे, भ्रमित थे। अगले क्षण अमर ने स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू की आवाज सुनी, हे जनजाति की लड़ाई यहाँ समाप्त हो गई। हे जनजाति के शेष सदस्यों ने मुझे प्रस्तुत किया है। अब से ये बाइजू जनजाति का क्षेत्र है। हम अपने उपनामों को बाइजू में बदलने के लिए तैयार हैं। हे जनजाति के बुजुर्गों ने जवाब दिया। अमर हिल गए थे। यह मामला बहुत बड़ा था। उत्तरी मैदानों की गुड़ अमर दुनिया में स्थिति तुरंत बदल जाएगी। होशियार लोग जानते थे, स्वर्गीय भगवान बाइजू ये कह सकते थे क्योंकि वह 8 महान विशेषज्ञों के साथ एक समझौते पर आए थे। छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सभी के लिए 3 दिन और 3 रातों के लिए भोज पकड़ रहा हूँ। स्वर्गीय भगवान बाइजू ने फिर से कहा। शेष है जनजाति गु अमर के चेहरे मुड़ गए। ये युद्ध का मैदान, जो अभी भी लड़ाई से खून से भरा हुआ था, एक भोज आयोजित करने वाला था। परिवर्तन बहुत अचानक और अचानक था। बाइजू जनजाति को बधाई, स्वर्गीय भगवान को बधाई। धर्मी पद जीयू अमर जल्दी से एक समझौते पर आया, कई प्रतिक्रियाएं दी। राक्षसी पथ और अकेला अमर असहज और उत्तेजित थे। HMPH, चू डू ने ठंड से सूंघा, ये जोर से और तीखा था। वह अपनी आस्तीन के एक बिल के साथ छोड़ दिया। सभी के गजों के तहत वह क्षितिज में उड़ गया। रिवरेंड इंसानिटी चैप्टर 1110 रैंक 8 जीयू अमर के खिलाफ योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 1110 रैंक 8 जीयू अमर के खिलाफ योजनाबद्ध नहीं किया जा सकता है। हा, वह वास्तव में अमर है, मैं भी छोड़ रहा हूँ। चुप्पी के बीच हुई फैंगजी जोर से हंसे। इसके बाद हवाएं उसके शरीर के चारों ओर चली गईं, उसे अपने त्वरित प्रस्थान में सहायता कर रही थी। अनगिनत गज ने उस पर भी ध्यान केंद्रित किया।
हुई फैंग जी उत्तरी मैदानों में सबसे तेज व्यक्ति था। याओ हुआंग ने एक बार उसे पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा। ये हुई फैंग जी की सबसे बड़ी और गर्व की उपलब्धि थी। चू डू और हुई फैंग जी में बहुत बड़ी हिम्मत थी। उन्होंने स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू चेहरा नहीं दिया। अन्य अमर के विचार अलग अलग थे, लेकिन किसी ने छोड़ने की हिम्मत नहीं की। स्वर्गीय भगवान बाइजू ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने देखा कि वे चले गए थे। हे जनजाति की पहली सर्वोच्च बुजुर्ग जल्दी से चिल्लाया। स्वर्गीय भगवान को रिपोर्ट करते हुए, हुई फैंग जेड के बारे में भूल जाओ, लेकिन चू डू ने 13वें ईगल नेस्ट लिया है। हे प्रशंसक, सच्चा विरासत इसके अंदर है। अमर ने इस बारे में सुना और एक हंगामा में चले गए। उन्होंने चुपके से चुपचाप बातचीत शुरू कर दी। सभी ने हे फैन की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के बारे में सुना था। ये व्यक्ति हे जनजाति के इतिहास का गौरव था। वह था जिसने हे जनजाति को एक सुपर बल के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति में ले जाया। यदि वह अभी भी जीवित था तो कौन हे जनजाति पर हमला करने की हिम्मत करेगा? चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसके बारे में पता है। स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू ने फिर से बात की। उनकी आवाज का स्वर बेहद शांत और सादा था। पहले सुप्रीम एल्डर का दिल कूद गया। उसके होंठ कांप गए। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सेकंड सुप्रीम एल्डर ने अचानक कहा, स्वर्गीय लॉर्ड को रिपोर्ट करना, आयरन ईगल धन्य भूमि टूटने वाली है। यदि हम यहाँ एक बोझ सेट करते हैं तो यह आधे दिन तक नहीं रह सकता है। चिंता मत करो, हम पहले ही बहुत पहले तैयार हो चुके हैं। इस समय 3 जीयू अमर एक साथ दिखाई दिए। अमर ने एक नजर डाली जो एहसास की अभिव्यक्ति दिखाती है। ये तीनों अमर कोई और नहीं थे, जो बाइजू जनजाति के 3 जीयू अमर के अलावा थे। हे जनजाति में पूरी लड़ाई के दौरान वे पक्ष से देख रहे थे। ये पता चला कि वे स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू के आदेशों का पालन कर रहे थे। वे लड़ाई के बाद निपटाने के प्रभारी थे। इसके बाद बाइजू जनजाति के 3 गुण अमर ने एक साथ काम किया। एक अमर हत्यारे की चाल को उजागर किया। किलर मूव के प्रभाव ने तत्काल परिणाम दिखाया। एक पल में आयरन ईगल ने धन्य भूमि जो कि हिल रही थी और टूट रही थी, स्थिर करने में कामयाब रही। ये देखकर बहुत सारे धर्मी और राक्षसी अमर थे, उनके भावों में बदलाव थे। इस अमर हत्यारे के कदम का अविश्वसनीय प्रभाव पड़ा। ये पहली बार था जब वे इसे देख रहे थे। इसका उपयोग पिछले रिकॉर्ड में कभी नहीं किया गया था। उन्होंने महसूस किया कि बाइजू जनजाति के पास सिर्फ स्वर्गीय भगवान बाइजू नहीं थे, दूसरे गुआमा भी दुर्जय वर्ण थे। गोंगेर ने स्वर्गीय भगवान का स्वागत किया। इसके बाद गोंग जनजाति के गु के अमर गोंगेर अकेले आगे आए। आयरन ईगल धन्य भूमि में प्रवेश किया और आकाश के प्रति सम्मान का भुगतान किया। रैंक 9 की अनुपस्थिति में रैंक 8 हावी अधिपति थे। गोंगेर एक गर्वित व्यक्ति था, लेकिन एक रैंक 8 अस्तित्व का सामना कर रहा था। उसे विनम्र होना था, भले ही वह अंदर से मूडी महसूस कर रहा था। हे जनजाति की लड़ाई के अंतिम क्षणों के दौरान गोंगेर ने संसाधनों को छीनने के लिए अमर गुहा हाउस गोल्डन डॉन हॉल का उपयोग करना चाहते थे। लेकिन बाइजू जनजाति के गुली अमर मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसे अपनी खातिर अभ्यस्त नहीं करने के लिए कहा गया था। गोंगेर स्वाभाविक रूप से उनकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें प्रिंस फैंग जियान से एक संदेश मिला। सामग्री थी, दहाड़ते हुए, अन्यथा आप स्वर्गीय भगवान बाइजू के साथ दुश्मन बना रहे हैं। यदि स्वर्गीय भगवान बाइजू नाराज है और आपको मारता है, तो आप मरने के लायक हैं। मैं निश्चित रूप से आपके लिए बदला नहीं लूंगा। गोंगेर ने ये सुना और अभिनय करने की हिम्मत नहीं की। भले ही वह आंतरिक रूप से बेहद अनिच्छुक था, उसे चेहरे का एक बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने यहाँ आने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोल्डन डॉन हॉल को जुटाया था, लेकिन उनका प्रयास उन लाभों से मेल नहीं खाता था जो उनके पास था। मूल रूप से गोंगेर धर्मी मार्ग के नेता के रूप में कार्य करना चाहते थे, लेकिन अन्य हुआंग जिन ब्लडलाइन गु अमरालों ने उन्हें बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया। बाइजू ट्राइब के 3 गुण अमर ने उनकी बात सुनी और मेहमानों के रूप में गोल्डन डॉन हॉल में चले गए। भले ही इसने गोंगेर को कुछ चेहरा दिया, लेकिन तीनों अमर के इरादे छिपे हुए थे।
गोंड ने गोंड जनजाति का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें बाहर आना पड़ा। जब उन्होंने स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू का अभिवादन किया, तो उन्होंने राजकुमार फेंग जियान के प्रति बेहद नाराजगी महसूस की। लानत है, शाप। आमतौर पर परिवार आधारित प्रणालियों के साथ सुपर बलों में शायद ही कभी बाहरी सर्वोच्च बुजुर्ग थे। ये केंद्रीय महाद्वीप के संप्रदायों के विपरीत था, वे आसानी से दूसरों को अपने बाहरी सर्वोच्च बुजुर्गों के रूप में ले सकते थे। बाहरी बुजुर्ग जो सुपर कबीले या जनजातियों में शामिल होते हैं, वे आमतौर पर जनजाति के जीयू अमर में से एक के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। उदाहरण के लिए, वे पति और पत्नी या रक्त वंचित भाई हो सकते हैं। फेरी जियांग यू एक बार हेई जनजाति में शामिल हो गए थे। वह सतह पर हेई चेन की उपपत्नी थी। प्रिंस फेंग जियान की सच्ची पहचान स्पिरिट एफिनिटी हाउस से एक जासूस की थी, जिसने उत्तरी मैदानों की गु अमर दुनिया में प्रवेश किया था। वह इंपीरियल कोर्ट धन्य भूमि को देखने और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को नियंत्रित करने की महान योजना के प्रभारी थे। अपने शुरुआती दिनों में, वह एक महिला गोंड जनजाति अमर के पति बन गए थे। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की गुप्त सहायता के तहत वह एक रैंक 8 गुई अमर बन गया था। वह ज्यादातर समय बाहर रहा और गोंड जनजाति के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की। प्रिंस फेंग जियान अपने खुद के फेंग जियांग ग्रोटो हेवन के अंदर रहे। उन्होंने अपनी गोंड जनजाति पत्नी के साथ ध्यान नहीं दिया या संवाद किया। वह केवल अपनी 2 महिला परिचय गुड़अमर आप लैन और ले याओ के साथ रहे। गोंड जनजाति इस वजह से बहुत दुखी थी, लेकिन प्रिंस फेंग जियान एक रैंक 8 गुस्सी अमर था। गोंड जनजाति के जीयू अमर अपने गुस्से में पकड़ के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इस बार पुराने पूर्वजों के बाद जूहू ने याओ हुआंग और स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू के संयोजन को हराया। गोंड जनजाति एक योजना के साथ आए। वे डींग मारने के लिए आगे बढ़े कि प्रिंस फेंग जियान एकमात्र व्यक्ति था जो पुराने पूर्वज जूहू को हरा सकता था। इस तरह वे धर्मी पथ में गोंड जनजाति की स्थिति को बढ़ाने के लिए प्रिंस फेंग जियान की प्रतिष्ठा का उपयोग कर सकते थे। दूसरे, वे राजकुमार फेंग जियान को पुराने पूर्वज जूहू के साथ दुश्मन बनने के लिए भी मजबूर कर सकते थे। यदि उन दोनों ने जीत या हार की परवाह किए बिना लड़ाई लड़ी, तो इससे गोंड जनजाति को फायदा होगा। इस योजना ने 2 पक्षियों को एक पत्थर से मारा, लेकिन क्या एक रैंक 8 गुड़ अमर को इतनी आसानी से स्कीम किया जा सकता है? इस बार गोंड को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया गया था। प्रिंस फेंग जियांग गुप्त रूप से स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू के साथ एक समझौते पर आया। कोई यह अनुमान लगा सकता है कि स्वर्गीय भगवान बाइजू ने निश्चित रूप से इसके लिए एक कीमत का भुगतान किया है। प्रिंस फेंग जियान ने इस मामले को छुपाया, इसके बारे में गोंड जनजाति को सूचित नहीं किया। उन्होंने गोंड जनजाति के लाभों का त्याग किया और अपने लिए लाभ बनाए रखा। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने एक पत्र भेजा। उन्होंने किसी भी सबूत को पीछे नहीं छोड़ा जो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। गोंड जनजाति केवल इस चुपचाप सहन कर सकती थी। आखिरकार स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू ने केवल प्रिंस फेंग जियान को चेहरा दिया। गोंड जनजाति के पास कोई अन्य रैंक 8 विशेषज्ञ नहीं थे। ताकत समान शर्तों पर बात करने की नींव थी। 3 बाइजूगु अमर ने आयरन ईगल धन्य भूमि को स्थिर किया। यह न केवल अब सुरक्षित था, उन्होंने इसे ठीक करना भी शुरू कर दिया। अगले 3 दिनों के लिए आयरन ईगल धन्य भूमि ने एक विशाल भोज आयोजित किया। हे जनजाति के पूर्व मुख्यालय में बाइजू जनजाति के उदय को घोषित किया गया था। इरादा काफी असाधारण था, इसके पीछे गहरा अर्थ था। लगभग सभी जीयू अमर समारोह में शामिल हो गए। डोमिनेशन इमोर्टल और हुई फैंगजी जैसे अपवादों के अलावा अन्य, इन दोनों के अलावा अन्य हो सकते थे। उदाहरण के लिए रहस्यमय गु अमर जो है जनजाति में लड़ाई के दौरान दिखाई दिया, वो व्यक्ति जिसने मामूली थैली झोपड़ी को नियंत्रित किया। यह अज्ञात था कि क्या वे अब अमर के बीच छिपे हुए थे या क्या वे गुप्त रूप से पहले से ही छोड़ चुके थे। धर्मी पथ जीयू अमर ज्यादातर अपनी छुट्टी लेने से पहले दिन समारोह में शामिल हो गए। गोंड के साथ गोंड जनजाति के रूप में अग्रणी जीयू अमर के रूप में छोड़ दिया गया था। जब वे चले गए तो गोंड आत्मविश्वास के साथ चले, लेकिन लोग बता सकते थे कि गोंड जनजाति एक निर्जन राज्य में थी। दूसरा था नियान जनजाति।
इस सुपर फोर्स से केवल 2 जीयू अमर ही जनजाति में आए। एक रैंक 7 स्पेस पाथ गो इमोर्टल नियान एरफू था, जबकि दूसरा वर्तमान पीढ़ी तलवार बच्चे नियान एरपिंगजी था। भले ही उत्तरार्ध में केवल 6 खेती के स्तर का रैंक था, लेकिन उन्होंने ही जनजाति में इस लड़ाई में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वह रातों रात प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने भारी कीमत चुकाई। ओल्ड मॉन्स्टर कॉपस जहर ने नियान एरपिंगजी को बहुत नफरत के साथ देखा। वह अपने दांतों को पीस रहा था। दोनों पक्षों की शिकायत अब बहुत है। मिंग जनजाति, युआन जनजाति, नू एर जनजाति, ये लुई जनजाति और अन्य ने एक एक करके अपनी छुट्टी ले ली। लियू जनजाति, याओ जनजाति, गुवान जनजाति, इन तीनों जनजाति के गु के अमर ने पूरे भोज के लिए भाग लिया, अंत तक रहे। 3 दिन और रात के बाद उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली। उन्होंने बाइजू जनजाति को पर्याप्त चेहरा दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 3 जनजातियां अन्य हुआंग जिन जनजातियों से अलग थीं। वे वर्तमान बाइजू जनजाति के क्षेत्र के काफी करीब थे। उन्हें अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता थी। राक्षसी पथ और लोन अमर के लिए वे 3 दिन और रात के बाद पूरी तरह से चले गए। वे जितने मजबूत थे, पहले वे चले गए। बाइजू जनजाति के करीब पहुंचने का प्रयास करते हुए कुछ जीयू अमर विशेषज्ञ भी थे। यदि यह अन्य हुआंग जिन जनजातियों में था, जब एक उत्सव आयोजित किया जाता है तो वे इन सभी लोगों को आमंत्रित नहीं करते। लेकिन स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू अतीत में एक अकेला अमर हो गया था। अकेला अमर और राक्षसी पथ गुण अमर उसके निमंत्रण को स्वीकार कर सकते थे और यहाँ रुके थे। मिलते हैं, आप देखें। जब तक हम फिर से मिलते हैं, तब तक हमें नहीं भेजने के लिए हमें क्षमा करें। इन 3 दिनों के दौरान आयरन ईगल धन्य भूमि पूरी तरह से मरम्मत की गई थी। धन्य भूमि का प्रवेश द्वार खोला गया। हे जनजाति के गु अमर और बाइजू जनजाति के गु अमर प्रवेश द्वार पर खड़े थे, विनम्र टन में बोलते हुए, क्योंकि उन्होंने सभी को छोड़ दिया था। अपने गुट की परवाह किए बिना जीयू अमर को छोड़ने के लिए खुद को उकसाया। हे जनजाति में इस लड़ाई के बाद उत्तरी मैदानों की गुली अमर दुनिया में पूरी स्थिति बदल गई। हे जनजाति के गु अमर ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें अपने घरों पर आक्रमण करने वाले इन गु अमर को भेजना पड़ा। वे निश्चित रूप से असहज और दुखी महसूस करते थे। स्वर्गीय भगवान बाइजू ने उन्हें ऐसा किया। वह उन्हें अपमानित कर रहा था। उनमें से हे जनजाति का पहला सर्वोच्च बुजुर्ग इसे सबसे अधिक महसूस कर सकता है। हे जनजाति में लड़ाई के दौरान उन्हें सबसे भारी चोटें आईं। स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू ने व्यक्तिगत रूप से अपने उपचार के तरीकों का इस्तेमाल किया, जो कि हे जनजाति के गु अमर के बाकी हिस्सों को ठीक करने के लिए। उनके अलावा वह पीला था। उसने मेहमानों को एक घायल अवस्था में भेज दिया। उसने समय समय पर खून निकाला। वह इतना दयनीय लग रहा था, उसका सारा चेहरा चला गया था। हे ट्राइब की पहली सर्वोच्च बड़े समझ में आ गए। मैं उद्देश्य से ही फैन ट्रू इनहेरिटेंस के बारे में इस तथ्य को उजागर करता था। मैं चाहता था कि स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू चू डू पर हमला करे। अगर वह मारा गया था, तो हम चू डू के आक्रमण का बदला ले सकते थे। अगर वह असफल हो गया और चू डू ने कुछ भी नहीं जान लिया, तो वह बाइजू ट्रिब्यूली के साथ सटीक बदला लेता है। मेरी योजना इस प्रकार, वह मुझे गुप्त रूप से दबा और दंडित कर रहा है पिछले 3 दिन। उद्धरण चिन्ह, उदासी, दर्द, घृणा, भय, सभी प्रकार की भावनाएं एक साथ उलझ गईं और ही जनजाति के पहले सर्वोच्च बुजुर्ग को भर दिया। अंतिम जीयू अमर को भेजने के बाद हे जनजाति और बाइजू जनजाति के गु अमर स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू से मिलने गए। आयरन ईगल के उच्चतम स्तर में हे जनजाति के मूल चर्चा हॉल को आशीर्वाद दिया गया। सभी ने स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू से मुलाकात की। स्वर्गीय भगवान को अभिवादन। अमर अपने सम्मान का भुगतान करते हुए मौके पर खड़े थे। सभी ने कड़ी मेहनत की है। स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू सर्वोच्च स्थिति में बैठे। वह मुस्कुराया। अब से हे जनजाति के गु अमर अपने उपनामों को बाइजू में बदल देंगे। हे जनजाति के संसाधनों को उत्तरी मैदानों के अमर द्वारा लिया गया है। अमर ने जल्दी से पावती में जवाब दिया। स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू ने कहने से पहले थोड़ी देर के लिए रुक गए,
लेकिन हे प्रशंसक, सच्चा वंशानुक्रम एक छोटा मामला नहीं है, इसमें एक रैंक 8 विशेषज्ञ शामिल हैं। यहाँ तक कि अगर मैं समय पथ की खेती नहीं करता हूँ, तो मैं इसे संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। अब के लिए चूडू को अनदेखा करें, मैं पहले से ही हे प्रशंसक ग्रोटो हेटवेन का स्थान जानता हूँ। स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू ने हे प्रशंसक सत्य विरासत प्राप्त करने का अनुमान नहीं लगाया। ये सच्ची विरासत है जनजाति के अपने सदस्यों द्वारा भी प्राप्त नहीं की जा सकती है, न कि उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उल्लेख करने के लिए। सच्चा लाभ हे प्रशंसक ग्रोटो हेडन था और अनगिनत संसाधन अंदर संचित थे। ये किसी भी रैंक 8 को लुभाने के लिए पर्याप्त था। हे जनजाति के पहले सर्वोच्च बड़े ने ये सुना और अविश्वसनीय रूप से हैरान महसूस किया। हे प्रशंसक ग्रोटो हेडवेन का स्थान हमारे जनजाति में सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे सहित केवल शीर्ष 4 सर्वोच्च बुजुर्गों को पता है। स्वर्गीय भगवान बाइजू इसके बारे में कैसे सीख सकते हैं? मुझे बताएं, किसी ने गुप्त रूप से उसे पहले से प्रस्तुत किया। ये रहस्य उसे बताया गया था। इस बारे में जानकर हे जनजाति के पहले सर्वोच्च बड़े ने अपनी रीढ़ के नीचे जाने वाली ठंड महसूस की। उसका शरीर डर में थरथर गया। उन्होंने तुरंत फर्श पर घुटने टेक दिए। एक असाधारण तरीके से स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू के लिए कोटिंग, मैं अपने काम में असफल रहा हूँ, मैं बहुत गलती पर हूँ, कृपया मुझे सजा दें स्वर्गीय भगवान। ओह, क्या विफलता है। स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू ने हे जनजाति के पहले सर्वोच्च बड़े को देखा, जो एक अस्पष्ट मुस्कान की अभिव्यक्ति दिखा रहा था। हे जनजाति के पहले सर्वोच्च बड़े ने अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस किया। वह स्वर्गीय भगवान बाइजू को 3 दिन पहले अपनी योजना के बारे में नहीं बता सका, जो कि महान विशेषज्ञ को अपमानित करेगा। इस प्रकार उन्होंने इस विषय को स्थानांतरित कर दिया। हे जनजाति में इस लड़ाई में हमने अनुमान लगाया कि फेंग युआन कुछ लाभों को प्राप्त करने के लिए दिखाई देगा। पूरी लड़ाई में हमने लगातार खोजी अमर तरीकों का उपयोग किया था, लेकिन हम उसे बिल्कुल भी नहीं पा सकते थे। मैं फेंग युआन को पकड़ने में विफल रहा हूँ, यह मेरी गलती थी। स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू मुस्कुराए, आपकी खोजी विधि काफी अनोखी है, ये वास्तव में एक अन्य दानव को उजागर कर सकता है। मुझे डर है कि फेंग युआन वास्तव में नहीं आया था। यह एक दया है, अगर वह दिखाई देता है तो मैं उसे पकड़ लेता। इस सौदेबाजी चिप के साथ मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। जैसा कि यह निकला, हे जनजाति और स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू ने पहले ही फेंग युआन के खिलाफ एक जाल स्थापित करने के लिए चर्चा की थी। फेंग युआन इंपीरियल कोर्ट के धन्य भूमि के मामले के पीछे अपराधी था। ये व्यापक रूप से जाना जाता था। उत्तरी मैदानों के गुण अमर दुनिया को पता था कि फेंग युआन ने अमर यात्रा और वसंत शरद ऋतु सिकाडा को तय किया था। हे जनजाति की लड़ाई सैकड़ों वर्षों में नहीं देखी गई एक अवसर था, ये सोचने के लिए कि फेंग युआन नहीं आया था। यह उनकी उम्मीदों से बाहर था। आखिरकार फेंग युआन ने अमर यात्रा तय की थी, उसके लिए दिखाना आसान था। वे यितियान पर्वत की लड़ाई के बाद मामलों के बारे में नहीं जानते थे। अभी फिक्स्ड अमर यात्रा स्वर्गीय अदालत के हाथों में थी। खोजी अमर हत्यारे चाल के लिए जो एक अन्य रूप से दानव को उजागर कर सकता है, यह एक अजीबोगरीब मूल भी था। हे जनजाति के पास एक बार एक अन्य दानव था। जब वह एक नश्वर गू मास्टर था, तो उसने अविश्वसनीय प्रतिभा प्रदर्शित की और उच्च अप का ध्यान आकर्षित किया। चौकड़ी गौरय लड़ाई की रणनीति जो वह साथ आया था, वह एक ऐसा खेल था जो हे जनजाति के शीर्ष 4 सर्वोच्च बुजुर्गों से प्यार करता था। वे इसे अब तक खेलना बंद नहीं कर सकते थे। आत्मा की खोज के बाद हे जनजाति के गु अमर को पता चला कि यह व्यक्ति एक अन्य दानव था। इस प्रकार हे जनजाति के गु अमर ने उनके शरीर पर पूरी तरह से शोध किया। भले ही उनका जीवन इस प्रक्रिया में खो गया था, उन्होंने एक अमर हत्यारा कदम प्राप्त किया जो एक अन्य दानव को उजागर कर सकता है। इस रहस्य को केवल हे जनजाति के शीर्ष 4 सर्वोच्च बुजुर्गों द्वारा जाना जाता था। बाकी हे जनजाति को अमर के बारे में नहीं पता था। स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू ने जारी रखा, ये कभी भी ध्यान नहीं है कि फेंग युआन यहाँ नहीं आया था। आपकी हे जनजाति स्मार्ट थी और समय के साथ मेरे बाइजू
जनजाति में शामिल होने के लिए जानता था, यह एक अच्छी बात है। 3 दिन बाद मैं अपनी समस्या से छुटकारा पाने में मदद करूंगा, आप अपने आप को सोचने में मदद करेंगे। जनजाति और जनजाति में योगदान, मैं निश्चित रूप से आपकी मेहनत के लिए आपको नोटिस और पुरस्कृत करूंगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हम स्वर्गीय भगवान के आदेशों का पालन करते हैं। हे जनजाति के गु अमर ने जल्दी से जवाब दिया। हे जनजाति की पहली सर्वोच्च बुजुर्ग भी फर्श पर घुटने टेकते हुए, कृतज्ञता और खुशी के रवैये के साथ जोर से चिल्लाते हुए, स्वर्गीय भगवान, आप भव्य हैं, आपने हमें हमारी अक्षमता के लिए माफ कर दिया है, हम वास्तव में आपकी कृपा में हैं। आप हमारी समस्या के बारे में भी सोचते हैं और हमारी मदद करने जा रहे हैं, आप वास्तव में हमारे जनजाति के उद्धारकर्ता हैं। ये कहते हुए वह अपने सिर के साथ फर्श से टकरा रहा था, आंसू उसके गालों के नीचे से बह रहे थे, लेकिन अंदर उसे बर्फीले ठंड लगे। स्वर्गीय लॉर्ड बायजू अत्यधिक कुशल थे, वह तुरंत अपने ग्रीन सिटी रैम्पेज से छुटकारा पाना चाहते थे। ये गठन अब हे जनजाति के शीर्ष 4 सर्वोच्च बुजुर्गों से संबंधित नहीं होगा। स्वर्गीय भगवान बायजू बेहद प्रसन्न थे, उन्होंने प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहने के बाद उन्हें छोड़ने की अनुमति दी। वह बैठ गया और नहीं चला, वह उसके सिर में सोच रहा था। हे जनजाति के गु अमर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी स्थिति काफी गिर गई है, वे निश्चित रूप से एक शांत राज्य में नहीं हैं, उन्हें अपने नए जीवन को समायोजित करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। हालांकि यह अच्छा है कि हे जनजाति के पहले सर्वोच्च बुजुर्ग के पास अब ये रवैया है। उसे दबाने का मेरा प्रयास बर्बाद नहीं हुआ, मैं उसके जीवन को छोड़ सकता हूँ। ये बहुत बुरा है कि फैंग युआन ने नहीं दिखाया, अन्यथा अगर मैं उसे पकड़ सकता था तो मेरा लाभ अधिक होगा। अब मैं केवल खुद कीमत चुका सकता हूँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य रैंक 8 विशेषज्ञों ने अभिनय नहीं किया। स्वर्गीय लॉर्ड बायजू ने भारी कीमत चुकाई, उन्होंने महसूस किया कि इसके बारे में दर्द हुआ। हालांकि निवेश में डालने के बाद केवल लाभ हो सकता है। अभी बायजू जनजाति के पास आखिरकार उत्तरी मैदानों में दृढ़ता से रहने की नींव है। और हे प्रशंसक, ग्रोटो हेडवेन भी है, अगर मैं इसे नीचे ले जा सकता हूं, तो मेरे नुकसान को फिर से भर दिया जाएगा। बेशक मैं इससे जल्दी नहीं कर सकता, मुझे जनजाति को अब फिर से भरने देने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करे कि शांति है। इस लड़ाई के बाद मैं धर्मी पथ की नसों पर पहुंच गया हूं। अगर मैं हे प्रशंसक ग्रोटो हेडवेन पर हमला करता हूं, तो अन्य रैंक 8 मुझे चुपचाप नहीं देखेंगे। शुक्र है कि हे जनजाति ने अपने सभी भाग्य को अब खो दिया, धर्मी और राक्षसी अमर अपने लाभ से संतुष्ट हैं। ये बल एक दूसरे को संघर्ष और संयम करेंगे, अल्पावधि के लिए उन्हें बायजू जनजाति के साथ समस्याएं नहीं मिलेंगी। स्वर्गीय लॉर्ड बायजू ने इन सभी चीजों के बारे में सोचा। इस छोटी सी अवधि में उन्होंने स्पष्ट रूप से बायजू जनजाति और खुद की परिस्थितियों का आकलन किया। वह अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट थे और अपनी भविष्य की योजनाओं को शुरू करने के लिए तैयार थे। इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियोबुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।